गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपको एक शॉर्ट वीडियो मिला था वर्क एनर्जी एंड पावर का। उसके आगे हम लोग आज देखेंगे कि जो वर्क एनर्जी पावर का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जिसको आपने देखा था कि अगर यहाँ पे एकदम थीटा है और फोर्स इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो मैं बता दूं जो वर्क होता है वह होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है? जो एफ डी कॉस थीटा। अब इस पर डिफरेंट वैल्यू के लिए जो वर्क होगा वो डिफरेंट होगा। अब इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कास की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे आपको कह दिया जाए कि कास 0 कितना होता है 1, कास 30 कितना होता है, तो कास 30 के लिए आप पाएंगे तो √3/2, कास 45 के लिए आप पाएंगे तो 1/√2, कास 60 के लिए आएंगे तो 1/2। ऐसे ही आप इसको नोट कर लेंगे। कास 180 की वैल्यू क्या होगी आपकी -1। तो इतने वैल्यू पर आपको क्वेश्चन में दिया भी रहता है और कभी कभी नहीं भी दिया रहता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपको ध्यान देना है कि उसके बाद हमें बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा। तो न्यूमेरिकल जैसे मान लीजिए कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे आपका दे दिया एंगल की इक्वल दे दिया 60 दे दिया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो डी है वो दे दिया 5 मीटर। अब जो फोर्स काम कर रहा है वो दे दिया 10 न्यूटन। तो कहेगा वर्क निकालिए, तो वर्क बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और जो डी है, डी की वैल्यू आपकी दे रखी है 5 मीटर और कास यहाँ पे रहेगा आपका 60। तो 10 × 5 × कास 60 की वैल्यू 1/2, इससे कट जाएगा 5 × 5 कितना होगा 25। और यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? जूल आएगी। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ऐसे इस पर न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। अब आइए इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले थोड़ा यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए आपको जानना है कि फार्मूले से निकालेंगे। एज एग्जांपल W = एफ डी कॉस थीटा होता है। तो यूनिट ऑफ W इसका क्या होगा? न्यूटन। और इसका क्या होगा? मीटर। इसकी यहाँ पे आप नो यूनिट लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एंगल की यूनिट नहीं होती। एंगल की यूनिट होती है, डिग्री भी होता है और रेडियन भी होता है, बट एक कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, तो इसको साइंस में हम लोग इसके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वर्क की जो यूनिट आ गई वह आ गई न्यूटन × मीटर, लेकिन साइंटिफिक नेम है। अब इन न्यूटन को अगर आप चेंज करेंगे तो आप फोर्स का जानते हैं होता है किग्रा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका न्यूटन निकालेंगे आप, हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आपका मीटर है, फिर आप देखेंगे तो यूनिट हो जाएगी किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो यह आपकी हो गई यूनिट ऑफ W, मतलब वर्क की जो यूनिट है वो कितना हो गई? किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड पे -2 हो गया। अब ये कौन सी क्वांटिटी होती है? तो क्वांटिटी में अगर आप देखेंगे तो वेक्टर स्केलर की बात की जाएगी तो यह एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। मतलब आप इसमें जब भी वर्क मिलेगा तो आप उसको अलजेब्रिक एडिशन कर देंगे। जैसे 25 जूल है और 30 जूल है, दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो मतलब उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब अगर दोनों प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा? आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए इसी वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल, तो जूल ने बहुत वर्क किया है इसमें एनर्जी के लिए और वर्क के लिए अपना बहुत सलाह दिया है। तो उसके लिए इसका जो यूनिट है वो इनके रिस्पेक्ट में इनके नाम पे रखा गया, जिसका नाम कितना होता है? जूल होता है। अब देखिए बच्चों, इसी पर एक क्वेश्चन और आपको देखना होता है। डिफिनेशन पूछता है कि 1 जूल क्या होता है। तो आप फार्मूले में देखेंगे तो W बराबर बार-बार आप एफ डी लेंगे। इट मीन्स 9th में एफ डी पर ही काम हमारा हो जाता है। तो आप ये देखिए, अगर कोई ये बॉडी है इस पर फोर्स कितना लगा दे? 1 न्यूटन, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए वो कितना हो जाए? 1 मीटर। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहेंगे इफ F is equal to 1 न्यूटन एंड D is equal to 1 मीटर, then W will be 1 न्यूटन × मीटर। तो हो जाएगा 1 न्यूटन × मीटर और उसको बोलेंगे 1 जूल। इट मीन्स 9th में एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल। तो आप डिफिनेशन ऐसे देंगे, इफ द वर्क डन ऑन ए बॉडी, इफ
The applied force on a body is 1 Newton and displacement of the body is 1 meter, then the work done on that body is called 1 joule. तो डिफिनेशन फिर से बोल रहा हूँ एक बार मैं, if the applied force on a body is 1 Newton and displacement of the body due to this force is 1 meter, then the work done is known as 1 joule. तो ये आपका हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ जाएं तो हम कह सकते हैं कि आप लोग इसको रोक रोक के नोट भी करते रहेंगे और इसको रिपीट भी करते रहेंगे। आगे देखिए एक रूल होता है जूल एंड आर। तो देखिए यह आपका सीजीएस सिस्टम में होता है और एक इसमें होता है आपका एफकेएस। इट मींस कि जो आपने यूनिट देखा कि ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अगर हम लिख दें सीजीएस में तो हो जाएगा ग्राम सीएम स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो इसको आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं 1 जूल। क्या बोलते हैं इसको 1 जूल। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 1 जूल बराबर 1 किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको इस वैल्यू को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं अर्ग बोलते हैं। तो अर्ग के नाम से आ जाएगा। अब 1 किग्रा को आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम और ये मीटर स्क्वायर है, तो इसको दो बार अगर आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ये कैसे में आपको आएगा। तो आप अगर कोई पूछे 1 मीटर में कितना होगा तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 बराबर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली उसी प्रकार से आगे है और अब हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। जैसे एमपीएस सिस्टम हो, सीजीएस हो या पीएस हो, जो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। अब ये 3 के बाद आपको टोटल मिल जाएगा 70 और ये जो वैल्यू हो जाएगी ग्राम सीएम स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 ग्राम सीएम स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं अर्ग। तो आपने ये देखा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। मतलब इस पूरे वैल्यू को क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो यह रिलेशन होता है किसके बीच में, जूल और अर्ग के बीच में। और उसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे आपको फोर्स बताया जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये जो होता है सिमिलरली उसी प्रकार हमारा ये भी है। तो आई होप कि ये आपको बातें समझ में आई होगी। अब अगर इसके आगे हम देखें तो यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको बता दिया कि आप ध्यान देंगे और इसको नोट भी करते रहेंगे वीडियो को पोस्ट करके। और आगे अगर हम देखें तो कुछ और बातें आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए जो W है यह आपका हो जाएगा F cos थीटा होता है। अब हम कुछ देखेंगे बच्चों कंडीशन। क्या देखेंगे जी, कंडीशन में वर्क में देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। जैसे अगर W बराबर आपका FD ओनली FD है, कंडीशन मान लीजिए आप फर्स्ट देख लीजिए। जैसे जो हम 9th में पढ़ते हैं, मेन ये 9th में पढ़ा जाता है मैक्सिमम चीजें। अब जैसे इसमें क्या होता है कि अगर आप फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो और cos 0 की जो वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो W जो है यह हो जाएगा FD cos 0। तो W बराबर हो जाएगा ओनली FD। कितना होगा जो ओनली FD। अच्छा, इस चीज को बच्चों W मैक्स भी कहते हैं। W मैक्स कितना होगा FD। इट मींस अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है उस डायरेक्शन में आप फोर्स भी लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जो cos 0 की जो वैल्यू 1 है यही cos की मैक्सिमम वैल्यू है। इट मींस cos की वैल्यू और sin की वैल्यू हमेशा 1 से लेकर के -1 से लेकर के +1 के बीच में रहती है। तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और जो मिनिमम वैल्यू होती है क्या कितनी होती है आपकी -1। तो आपको समझ में आ गया होगा W मैक्स कितना होगा F × D। यह क्या होता है, सिंपल फार्मूला है। और 9th के मैक्सिमम सवाल इस पर लग जाएंगे और सवाल लगाना होगा तो इसके लिए मैं बता दिया एंगल के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ भी केस है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपका फोर्स 0 हो, फोर्स ही ना हो, तो ऐसे कंडीशन में वर्क नहीं होगा, मतलब वर्क की कंडीशन नहीं बन पाएगी। अब देखिए तो फोर्स नहीं तो वर्क नहीं, सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं है। और मेन कंडीशन ये है अगर आपके पास फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में भी W इक्वल टू हो जाएगा F × 0। तो W बराबर कितना आएगा 0 है। इससे आपने क्या समझा, जैसे केस कहाँ पे आता है
किसी ट्री को, किसी दीवार वाल को या किसी और स्ट्रॉन्ग चीज को आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। यह फिजिक्स के इस फार्मूले से क्लियर होता है। अब आइए कुछ ऐसे जगह चलते हैं जहाँ मालूम पड़ता है कि हम तो वर्क कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे वर्क नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस हम उसको देखेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट केस। एज एग्जाम्पल सेकंड केस देखिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है वाला। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो एक केस इंपॉर्टेंट सुनाते हैं। इट मींस कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ लगा रहे हैं, फोर्स यहाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, फोर्स यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ये क्योंकि इस cos 90 की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, 0 होती है। तो आप कहेंगे कि ऐसा कब कब होगा, तो पहला केस है कि आप अगर देखेंगे पुली के केस में, जो पुली होता है वह आपका सूटकेस लेके चलता है, तो कहेंगे कि या कोई भी बंडल अपने सर पे उठाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो फोर्स काम करता है वो इधर काम करता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आगे होता है। आप हाथ में ले रही है तो फोर्स किधर चल रहा है, ऊपर, और मूवमेंट किधर हो रहा है, आगे। तो ऐसे कंडीशन में भी जो फिजिकली या इस फार्मूले से जो वर्क निकलता है वो कितना निकलता है, 0 निकलता है। ये पहला केस है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हेन द वर्क विल बी 0 आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। फोर्स तो लगा रहा है पुली लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, यह हम कह सकते हैं, इससे देखने को मिलेगा। दूसरा केस है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। इट मींस सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका है तो यहाँ पे जो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो इधर काम करता है और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वो इधर होता रहता है हर पॉइंट पे। आप देखेंगे तो ये आपको बताया था मैंने कि फोर्स इधर काम करेगा सेंटर की ओर और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है हमेशा कितना बनता है, 90 बनता है। तो स्टूडेंट सर्कुलर केस में भी जो 90 बन जाएगा तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इट मींस जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है और सैटेलाइट्स है, जितने भी लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इन सब के केस में भी वर्क क्या ले जाता है, 0 ले जाता है। आई होप कि ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो जहाँ जहाँ वर्क होगा ये सब बातें आप उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपको भी एज ए पीटीएस को याद करना है कि ऐसे इस जगह पे हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ें आप यहाँ नहीं जान पाएंगे। तो और दूसरे केस क्या है, और यहाँ पे कहाँ बनता है, जैसे आप देखिए पेंडुलम के केस में जो आप देखते हैं कि घड़ी लगा रहता है, ऐसे मूव करता है, तो मूव करेगा तो इसका जो टेंशन फोर्स होता है ऊपर, और यहाँ इसकी जो एंगल कितना बनता है, 90। तो ऐसे कंडीशन में भी जो वर्क होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डेली लाइफ में फिजिक्स में ऐसे बहुत जगह देखने को मिलेंगे जहाँ पर वर्क कितना होगा, 0। ये सब आपके सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन मुझे बता दिया कि वर्क 0 हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए इसके आगे तीसरे केस की अगर हम पढ़ें तो नेगेटिव वर्क कब होगा, तो अगर एंगल 90 से ज्यादा जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है और 180 से क्या है, छोटी है, तो इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो निगेटिव में आप कहेंगे कि W बराबर एज एग्जांपल जैसे मान डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स आपका इधर काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो आप कहेंगे जो W आएगा तो FD, यहाँ पे FD cos थीटा। तो ऐसे कंडीशन में जो W की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव। तो उतना नहीं पूछता, लेकिन जो अगली बार बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे कंडीशन में जैसे मान लीजिए फोर्स इधर काम कर रहा है और सॉरी बॉडी डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाह रहे हैं लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो एक कंडीशन में आप देखेंगे कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका होता है फ्रिक्शन फोर्स। मतलब स्टूडेंट फ्रिक्शन फोर्स के केस में ऐसा देखने को मिलता है कि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, किसी भी बॉडी के आगे फॉरवर्ड मोशन के लिए क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ W की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी FD cos 180 और हो जाएगा FD cos 180 की वैल्यू होती है माइनस, तो W बराबर हो जाएगा माइनस। तो ये आपका आएगा मिनिमम, क्या आएगा आपका मिनिमम। तो आपने ये देखा क्वेश्चन में कि 3 केस इंपॉर्टेंट है, एक तो W मैक्स, एक तो आपका जो है 3 केस इंपॉर्टेंट को नोट करने के बाद जो है आप देखेंगे तो 3 केस इंपॉर्टेंट है कि W जो मैक्स होता है, W मैक्स इक्वल टू होता है ओनली FD, यह 9 का इंपॉर्टेंट है। W
की वैल्यू जो है अगर 90 पे देखा जाए तो कितना होता है 0, और W जो मिनिमम होता है वो कितना होता है माइनस कितना होता है -50 का थीटा बराबर 1 है। तो क्वेश्चन ये आएगा इन विच केस द वर्क विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए कहेगा तो 90 से बड़ा होना चाहिए थीटा और 180 से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए। तो ये तो हो गया, लेकिन पूछेगा कब मिनिमम होगा, तो सबसे मिनिमम होता है माइनस थीटा बराबर 180। जीरो कब होगा 90 पर, मैक्स कब होगा 80 पर। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशन की जब वर्क क्या होता है अपने डिफरेंट केस में डिफरेंट फार्मूले को जनरेट करता है। और हमें 9th में क्या होता है मेनली हम पढ़ते हैं W=FD के बारे में पढ़ा जाता है। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे तो एक टॉपिक अगर और आप देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इसी क्वेश्चन में एक पूछता है वर्टिकल वर्क, जैसे मान लीजिए बॉडी है आपने इसको ऊपर आप उठा रहे हैं, तो जो वर्टिकली वर्क करते हैं हम, जैसे मान लो इसका मास m है, तो अब एक वर्क तो नीचे काम करेंगे जिसको बोलेंगे ग्रेविटी फोर्स। क्या बोलेंगे ग्रेविटी फोर्स। इसके अगेंस्ट हम ऊपर कोई पर्सन या कोई मशीन इसको ऊपर लेके जाएगा तो यहाँ पे जो D होता है वो क्या बन जाता है H। क्या बन जाता है H। तो ऐसे कंडीशन में और अगेंस्ट ग्रेविटी जो फोर्स काम करता है उसकी वैल्यू कितनी होती है mg होती है। तो अगर हम बात करें कि वर्टिकली वर्क कितना होता है तो ऐसे कंडीशन में हो जाता है, अब दोनों के बीच में थीटा 0 रहेगा तो हो जाएगा F क्रॉस 0 और F की वैल्यू बता दिया आपको कि हम लोग वर्टिकल मोशन करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है mg और ये D की वैल्यू h। तो जो फार्मूला बन के आता है वो आता है mgh, इसको बोलते हैं वर्टिकल वर्क। क्या बोलते हैं वर्टिकल वर्क। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, उसको 10 मीटर अगर राइज किया जाए अपवर्ड डायरेक्शन में तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी को बिल्कुल वर्टिकली मोशन कराना है अपवर्ड लेके जाना है तब जो वर्क का फार्मूला निकलेगा क्या निकलेगा mgh। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमें ध्यान देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ब्रॉड एरिया है, इसके बाद उसी को बनना है, लेकिन जो mgh निकलता है ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, यह पोटेंशियल एनर्जी का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यह एक केस है, एक टाइप पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे सब चीज पहले आप नोट कर लीजिएगा, फिर आप देखेंगे वर्क किस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक, और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, और इस प्रकार से आपका चैप्टर क्या हो जाएगा हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।